हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम से में इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों जो विद्युत धारा चैप्टर है, इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उन सभी को बता देंगे। क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न बताएंगे। देखिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 और 2022 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2017, 18, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया। यानी जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उन सभी को हम बताएंगे दोस्तों। फिर देखिए आगे कौन सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में यह क्वेश्चन दोस्तों आपके देखिए हर साल पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो यह 100% गारंटी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक, इस प्रश्न को भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया? 2014, 2015, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो यह जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बता देंगे। इसी वीडियो में पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, यानी हमें लाइक भी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब भी मत कीजिए, यानी हमको सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए। पैसा भी मत दीजिए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो हम बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आप यह कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, लगभग 80 से 90% तक नंबर ला सकते हैं। जो यह कम समय बचा है इसी में आप तैयारियां करके। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा दोस्तों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों, जो सेल होता है जो टार्च में लगता है बैटरी, देखिए इसमें भी यह क्या है, एक सेल ही है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? जो यह सेल इसमें लगा है, इस सेल का क्या बताना है? आंतरिक प्रतिरोध बताना है। यानी आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आप समझ लीजिए, इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किसे कहते हैं। देखिए, जब इस सेल में, यह सेल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो विद्युत धारा के रुकावट में डालता है, क्या दोस्तों, जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? एक बार और ध्यान समझिए। मान लीजिए सेल है, तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चीज़, यानी जो इसमें है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालेगा उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी जो रुकावट डालता है, जो विद्युत धारा को प्रवाह को रोकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले यह बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो हेडिंग बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या दोस्तों, जब किसी सेल में, यह सेल है, इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, यानी जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2015, 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? क्या दोस्तों, जो यह सेल है इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है
वह किन किन बातों पे निर्भर करता है। अभी हम आपको बताया है ना, जब इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पे हमको बताना है, प्रश्न पूछेगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, यानी जो इसमें सेल है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए किन किन बातों पे निर्भर करता है। देखिए तो आप कॉपी में कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर, उसके बाद लिखिएगा दोस्तों सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पे निर्भर करता है। क्या लिखिएगा दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पे निर्भर करता है। तो 3 चीज़ पे निर्भर करता है दोस्तों, उसको आप याद कर लीजिएगा, दूरी पर, क्षेत्रफल पर और सांद्रता पर। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह क्या करता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो 3 चीज़ पे निर्भर करता है। एक बार और ध्यान समझिए, दूरी पर, क्षेत्रफल पर और सांद्रता पर। अब देखिए दूरी में क्या होता है, दूरी, यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह दूरी के क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या दोस्तों, यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या दोस्तों, जो विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद अगला है दोस्तों सांद्रता पर, किस पे निर्भर करता है दोस्तों, तीसरा सांद्रता पे निर्भर करता है। तो यह सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह क्या होता है दोस्तों, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। बस आप यह देखिए, जो दूरी है और सांद्रता है तो इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या आप यह भी याद कर लीजिएगा कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बाकी दोनों का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो बाकी दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी और सांद्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केवल आप इतना याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिएगा। यह भी प्रश्न देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक एक टॉपिक को समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों अनुगमन वेग का परिभाषा दीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि जो अनुगमन वेग होता है उसका क्या बताना है, परिभाषा बताना है। तो देखिए अनुगमन वेग का परिभाषा क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालिएगा, अनुगमन वेग। देखिए दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्या किया जाता है, प्रश्न नहीं लिखा जाता है। जैसे यह पेपर में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कॉपी में यह मत लिखिएगा कि अनुगमन वेग का परिभाषा दीजिए, डायरेक्ट प्रश्न संख्या लिख कर हेडिंग बना दीजिएगा कि अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं वो लिख दीजिएगा। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है। क्या दोस्तों, जो अनुगमन वेग है वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी चालक में होता है। क्या होता है दोस्तों, जो अनुगमन वेग होता है वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी चालक में होता है। ठीक, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी शॉर्टकट में या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलने वाला है। देखिए दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है।
देखिए प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। क्या बताना है दोस्तों, जो किरचॉफ के नियम है उसको बताना है और उसको परिपथ बनाकर भी समझाना है। जो ऐसे परिपथ चित्र होता है ऐसे समझाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यह एक बिंदु बना लेंगे। अब इसमें 3 तार से लाइट ऐसे आएगा, यहाँ से लाइट जा रहा है तो इसको मान लेंगे I1। यहाँ से फिर से एक और तार से इसी बिंदु पे लाइट जा रहा है तो इसको मान लेंगे I2, यानी यह I1 हो गया, यह I2 हो गया। फिर एक और तार से इसी बिंदु पे लाइट जा रहा है तो यह हो गया I3। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या किए हैं, 2 तार से हम लाइट बाहर ले लेंगे ऐसे, तो इसका नाम दे देंगे I4। तो जब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत धारा जाता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से यह जा रहा है, आएगा तो प्लस में, तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। फिर एक और विद्युत धारा एक तार से और जा रहा है तो इसको हो जाएगा I5। तो दोस्तों जो जा रहा है उसको भी क्या लिखेंगे, माइनस में, यानी यह दोनों माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि यह जा रहा है और यह तीनों आ रहा है यहाँ पे, तो यह प्लस में रहेगा। तो प्लस को लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम यही है कि जो यह कुल, यानी किसी बिंदु पर, मान लीजिए यह एक बिंदु है ना, तो इस बिंदु पे कुल धाराओं का योग क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। यानी इस बिंदु पे कुल धाराओं का योग, यानी आने वाली धारा, यह 1 2 3, यह आने वाली धारा और यह जाने वाली धारा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं क्या कहा गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस बिंदु पे आने वाली धाराओं को लिखेंगे। आने वाली धारा क्या है, I1 I2 I3, तो इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यह क्या हो गया दोस्तों, तीनों इस बिंदु पे आने वाली धारा हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है किसी को, जाने वाली धारा को। तो प्लस जाने वाली धारा क्या है दोस्तों, I4 है, माइनस में है तो माइनस में कोष्टक में करके लिख देंगे माइनस I4। फिर जोड़ना है तो प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक यह है तो माइनस I5 है, माइनस है तो माइनस साथ में जरूर लिखेंगे, माइनस I5 कोष्टक बंद बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे I1 है तो I1 प्लस I2 है तो सेम टू सेम उतारते चलेंगे, I3 है तो I3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस I4। फिर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यही क्या हो गया दोस्तों, किरचॉफ का नियम है। लेकिन दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे बनाकर। तो यह हम दोस्तों आपको समझाने के लिए बताए हैं, यह समझ लेंगे तभी यह आपको समझ में आएगा। अगर आप यह टॉपिक नहीं समझेंगे तो यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। और यही चित्र देखिए यहाँ पे बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे 3 धारा इस बिंदु पर आ रही है, I1 I2 I3, यह तीनों इस पे आ रही है और यह 2 जा रही है, I4 और I5 जा रही है। ठीक, यही चित्र हम यहाँ पे बनाए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए किरचॉफ का 2 नियम होता है, तो यह है प्रथम नियम। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यानी किस नियम के अनुसार, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग 0 होता है। यानी जो यह परिपथ है, तो जो यह जिस बिंदु पर मिल रही है, यानी इस बिंदु पर मिल रही है, तो यहाँ पे कुल धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। सब धारा को जोड़ देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आने वाली धाराओं को लिखे हैं, तो आने वाली धारा क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए जो यह तीर बना है इसका मतलब यह तीनों धारा यहाँ पे आ रही है। तो देखिए जो धारा आती है उसको क्या लिखते हैं, प्लस में, और जो जाती है उसको माइनस में।
तो यह तीनों आ रही है तो इसके आगे प्लस है तो प्लस लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो यह दो धारा है वह जा रही है तो इसके आगे माइनस लिखना जरूरी है। जो आने वाली धारा है ए यह तीनों क्या हो रही है, इस बिंदु पे आ रही है तो इसके पहले क्या रहेगा प्लस, तो प्लस को लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यह और यह दोनों क्या हो रही है, जा रही है, तो जा रही है तो माइनस, और माइनस लिखना जरूरी है। ठीक, तो इन तीनों को जोड़ दिए, फिर प्लस इन दोनों को भी जोड़ना है। तो यह क्या है दोस्तों, i4 है, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस i4, फिर प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो कोष्टक में यह भी माइनस में है तो माइनस i5 बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद वही किए हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको उतार दिए हैं i1 प्लस, उसके बाद i2 प्लस, उसके बाद i3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। i4 है तो i4, फिर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। i5 है तो i5 बराबर 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है इस परिपथ में जाने वाली धाराओं का योग तथा आने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। यानी जो यह परिपथ है दोस्तों, इसमें जाने वाली धाराओं का योग और आने वाली, यानी यह तीन धारा 1 2 3 आ रही है, इन धाराओं का योग और जाने वाली धारा यह दोनों जा रही है, इन दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है i1 प्लस i2 प्लस i3 और बराबर होता है किसके, जाने वाली धारा। तो जाने वाली धारा क्या है दोस्तों, i4 और i5 जाने वाली धारा है। एक तरीका से आप और भी समझ सकते हैं कि यह कैसे किया गया है। देखिए i1 है तो i1, i2 है तो i2, i3 है तो i3 और i4 और i5 को बराबर के इधर भेज दिया गया है। तो उसके बाद क्या लिख देंगे, बराबर। अब देखिए i4 बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर i5 बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, इसी को दूसरे तरीका से यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे है किरचॉफ का दूसरा नियम, हम आपको दिखा दे रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम यह है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।